Hello champs, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to cover basic, accounting terms. I'm going to cover basic accounting terms. It is very important that you must know the ABC of accounting, all the basics of accounting. So today I'm going to cover all the basic terms in this video. Champs, अगर हम बात करें मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी. सपोज दैट एक मिस्टर जॉन है, ठीक, एक मिस्टर जॉन है, वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं. क्या स्टार्ट करना चाहते हैं? एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं. तो अगर मिस्टर जॉन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिस्टर जॉन को इनको हम ओनर भी कह सकते हैं और इनको हम प्रोपराइटर भी कह सकते हैं. ठीक, इनको ओनर और प्रोपराइटर क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मिस्टर जॉन ने क्या सोचा है कि वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करें. तो ओनर और प्रोपराइटर कौन होता है? जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो बिजनेस का मालिक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? या तो उसको हम ओनर बोलते हैं या प्रोपराइटर बोलते हैं. ठीक, अब ये मिस्टर जॉन बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिस्टर जॉन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? भाई, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा चैम्प्स, क्योंकि बगैर इन्वेस्टमेंट के तो बिजनेस स्टार्ट होना तो इम्पॉसिबल है. अब ये जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं. या तो कैश के फॉर्म में कर सकते हैं या गुड्स के फॉर्म में कर सकते हैं. अब ये कैश और गुड्स के फॉर्म में कैसे मिस्टर जॉन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? मान लीजिए मिस्टर जॉन के पास अपनी कुछ सेविंग्स हैं या मिस्टर जॉन ने कुछ पैसा अपने फ्रेंड से बोरो कर लिया है, तो यहाँ से तो ये कैश ले आएंगे. और गुड्स बोले तो जैसे मान लीजिए इनके पास कुछ नया फर्नीचर पड़ा हुआ है, वो इन्होंने सोचा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इस फर्नीचर को हम अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर सकते हैं. तो ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है या तो ये कैश के फॉर्म में हो रहा है या गुड्स के फॉर्म में हो रहा है. ठीक, तो ये इन्वेस्टमेंट जब होगा तभी बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा. ठीक है, इनिशियली आपको कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, कुछ आपको गुड्स आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. तो ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है चैम्प्स कैश और गुड्स के फॉर्म में, इसको हम कह सकते हैं टेक्निकली बिजनेस की लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं कैपिटल. क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं. कैपिटल का अगर एक्चुअल मीनिंग की बात करें तो कैपिटल का मतलब होता है it is an initial amount. It is an initial amount invested by the owner to start the business. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल अमाउंट जो आपका प्रोपराइटर है, जो ओनर है, वो इन्वेस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं. ठीक, तो अब यहाँ पर मिस्टर जॉन ओनर है और जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया जिसको हम कैपिटल नाम दे रहे हैं, ये जो. अब दूसरा टॉपिक समझते हैं चैम्प्स. वी नो मालिक कौन है, ओनर कौन है? मिस्टर जॉन है. ओके, अब दूसरा केस क्या होता है? मान लीजिए कि मिस्टर जॉन को, सपोज दैट मिस्टर जॉन है, ठीक है, और इन्होंने जो स्टार्ट किया वो साड़ी का बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक है, साड़ी बिजनेस इन्होंने स्टार्ट कर रखा है. अब हुआ क्या? अब मिस्टर जॉन के डॉटर की मैरिज है. मिस्टर जॉन के डॉटर की क्या है? मैरिज है. अब जब मैरिज करने जा रहे हैं वो अपनी डॉटर की, तो उनको भाई कैश चाहिए, मनी चाहिए. अब वो मनी कहाँ से ले सकते हैं? अब वो मनी कहाँ से लेंगे? बिजनेस से लेंगे. कहाँ से लेंगे? बिजनेस से लेंगे. क्या लेंगे? कैश लेंगे. और अब जब भाई मैरिज का टाइम है तो उनको कुछ साड़ीज़ भी लेनी पड़ेंगी. अब वो बाहर तो जाएंगे नहीं किसी और शॉप में लेने, तो वो क्या करेंगे? अपनी ही शॉप से वो साड़ीज़ भी ले लेंगे जो कि उनको गुड्स कंसीडर कर रहे हैं वो, है ना. जिस पर्टिकुलर आइटम में डील करता है पर्टिकुलर एक प्रोपराइटर, उसको हम बोलते हैं गुड्स बोलते हैं. तो भाई मिस्टर जॉन के लिए साड़ी क्या है? गुड्स है. तो अब वो क्या करेंगे? जो मैरिज में देने के लिए उनको साड़ीज़ वगैरह भी लेनी है अपनी डॉटर के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, तो वो भी अपने वो शॉप से ले लेंगे. तो अब ये क्या कर रहे हैं? बिजनेस से वो कुछ निकाल रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं, गुड्स निकाल रहे हैं. ठीक है, क्या कर रहे हैं? कुछ विड्रॉ कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं. क्या क्या विड्रॉ कर रहे हैं? कैश भी विड्रॉ कर रहे हैं
और गुड्स भी विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको हम बिजनेस की लैंग्वेज में ड्राइंग्स बोलते हैं चैम्प्स। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। अगर हम ड्राइंग्स की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो ड्राइंग्स का मतलब क्या है? इट इज़ एन अमाउंट और वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn by the owner, like in our case Mr. John is the owner, by the owner for his or her पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने विड्रॉ किया है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है चैम्प्स कि अगर हम कोई भी कभी भी अपने बिजनेस से पैसा या गुड्स, ठीक है, अमाउंट या गुड्स अगर हम क्या कर रहे हैं, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको हम टेक्निकली क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। तो अभी तक हमने दो कंसेप्ट समझे कि भाई कैपिटल क्या होती है और ड्राइंग्स क्या होती है। ओके चैम्प्स, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक, अब चैम्प्स क्या बात आती है भाई, अगर कोई बिजनेस अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई बिजनेस सपोज दैट कर रहे हैं, तो अब वो जो हम बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए मैं साड़ी का प्रोडक्शन हो रहा है हमारे यहाँ, ठीक है, साड़ी का प्रोडक्शन हो रहा है, साड़ी प्रोडक्शन में हम इन्वॉल्व हैं। तो अब इस साड़ी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें फैब्रिक खरीदना पड़ेगा साड़ी बनाने के लिए, ठीक है, हमें थ्रेड्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, हो सकता है हमें डाई वगैरह के लिए कलर वगैरह चाहिए होगा, कलर्स लेने पड़ेंगे। तो ये कुछ क्या है? रॉ मटेरियल है जो हमें क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा। चैम्प्स, क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा। तो भाई अगर आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को फर्दर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परचेजेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, आप सीधे प्रोक्योर कर रहे हैं, तो आपको होलसेलर से भी खरीदना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा। तो ये जो परचेजेस हैं चैम्प्स, ये दो तरीके से हो सकती हैं। एक तो होती हैं आपकी कैश परचेजेस, ठीक। कैश परचेजेस का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए मिस्टर जॉन है, ये मिस्टर जॉन ने कुछ गुड्स खरीदे, ये शॉपकीपर है, मान लीजिए ये शॉप है, यहाँ से कुछ गुड्स इन्होंने खरीदे, ठीक है, और गुड्स खरीदे, ठीक, यहाँ से इनके पास क्या है? गुड्स आए, और यहाँ से इन्होंने तुरंत इनको कैश पेमेंट कर दिया, ठीक है। इन्होंने यहाँ बिजनेस से गुड्स खरीदे एक शॉप से और उनको इमीडिएटली कैश पेमेंट कर दिया। तो ये कैसे परचेजेस हो जाएंगे? कैश परचेजेस हो जाएंगे। एक तरफ गुड्स आया और दूसरी तरफ पेमेंट हो गया। दूसरा क्या हुआ? क्रेडिट परचेजेस होते हैं। क्रेडिट परचेजेस, इसको हम उधार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं चैम्प्स? उधार भी बोलते हैं। मान लीजिए मिस्टर जॉन ने क्या किया, एक मिस्टर मोहन है, ये मिस्टर जॉन है और ये मिस्टर मोहन है। मिस्टर मोहन से जॉन ने क्या किया? मोहन ने जॉन को गुड्स दिए, पर जॉन ने इनको कैश नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जॉन ने उधार माल खरीदा है। किससे? मोहन से। मोहन से इन्होंने क्या किया है? क्रेडिट पे गुड्स खरीद लिए, ठीक है, पैसा नहीं दिया, गुड्स तो आ गए लेकिन उनको पेमेंट नहीं करी गई है। तो वो चैम्प्स आपकी होती है क्रेडिट परचेजेस। और अगर हम और अच्छे से समझना चाहें तो इस केस में जो मोहन होगा वो जॉन के लिए क्या बन जाएगा? मतलब जॉन के बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? हमेशा याद रखिए, अगर हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पर्सन से उधार गुड्स खरीदते हैं, क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, और उसको फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए लायबल हो जाते हैं, तो वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे मीनिंग पूछा जाए तो क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन्स from whom we buy the goods on credit। we बोले तो बिजनेस, गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर हम क्रेडिट पे गुड्स खरीद रहे हैं तो जिससे गुड्स क्रेडिट पे खरीद रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। जैसे हमारे केस में मिस्टर मोहन क्या है? क्रेडिटर है। जॉन के बिजनेस के लिए मिस्टर मोहन क्या है? क्रेडिटर है। ओके चैम्प्स,
तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब हमने गुड्स परचेज किए, अब हमने क्या किया, गुड्स का प्रोडक्शन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, उनको बेचना शुरू करेंगे, सेल करना शुरू करेंगे। तो अगर हम सेल की भी बात करें चाम्स, तो दो तरह की सेल्स होती हैं। एक हो गई आपकी कैश सेल्स और दूसरी आपकी हो जाएंगी क्रेडिट सेल्स। कौन सी हो जाएंगी चाम्स? क्रेडिट सेल्स। ठीक है, एक है आपकी कैश सेल्स और दूसरी हो गई क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए इन्होंने, ये एक्स है, इन्होंने वाई को गुड्स बेचा, इन्होंने गुड्स दिया और वाई ने इमीडिएटली उसका पेमेंट कर दिया। ठीक, इधर गुड्स गए और इधर से कैश आ गया, तो ये कैसी सेल हुई? कैश सेल्स हुई। अगर क्रेडिट सेल्स की बात करें तो मान लो ये है हमारे मिस्टर एक्स, इन्होंने मिस्टर वाई को गुड्स तो दे दिया, पर इन रिटर्न में वाई ने एक्स को पेमेंट नहीं किया, पेमेंट नहीं किया। तो इस केस में क्या हुआ भाई, एक्स ने गुड्स बेचे हैं वाई को, पर कैसे बेचे हैं? क्रेडिट पे बेचे हैं। कैसे बेचे? क्रेडिट पे। क्रेडिट बोले तो उधार बेचे, पेमेंट अभी मिला नहीं है, बाद में मिलेगा। तो इस केस में एक्स के बिजनेस की अगर हम बात करें तो उस केस में एक्स के बिजनेस के लिए जो वाई होंगे, जो मिस्टर वाई होंगे, वो क्या माने जाएंगे? डेटर माने जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी टर्म है डेटर। आपको पता होना चाहिए कि भाई डेटर्स होते क्या हैं। अगर हम डेटर्स की बात करें तो डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो डेटर्स आर दोज persons to whom we sell the goods on credit basis। हम जिनसे क्या कर रहे हैं? हम जिनको गुड्स बेच रहे हैं क्रेडिट बेसिस पे और हमें फ्यूचर में पेमेंट उनसे रिसीव होने वाला है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? डेटर्स कहलाएंगे। तो आई होप चैम्स आपको क्रेडिटर और डेटर्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि भाई क्रेडिटर्स कौन होते हैं और डेटर्स कौन होते हैं। दोनों के केस में काम क्रेडिट बेसिस पे ही होगा, उधार ही काम होगा क्रेडिट पे। पर क्रेडिटर्स के केस में क्या होगा? जिनसे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, और जिनको हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, जिनको हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे, वो हमारे डेटर्स हैं। ठीक, क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे हम, ठीक, और डेटर्स से पेमेंट मिलेगा हमें। ये बेसिक डिफरेंस है डेटर्स और क्रेडिटर्स के बीच में। ठीक, अब चैम्स सेल और परचेज के केस में एक सिचुएशन और आ जाती है कि भाई जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, दोनों की ही सिचुएशन में क्या हो सकता है कि मान लो जो हमने गुड्स खरीदे हैं या हमने जो गुड्स बेचे हैं, हो सकता है वो क्या निकल जाए? डिफेक्टिव निकल जाए। ठीक है, नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल हो, भाई हमने सैंपल कुछ दिया तो और हमने सप्लाई कुछ और कर दिया, नॉट अकॉर्डिंग टू अगर सैंपल है तो उस केस में क्या होगा भाई, अगर हमने गुड्स खरीदा होगा तो भी हम वापस कर देंगे, और अगर हमने किसी को बेचा होगा वो भी हमें गुड्स वापस कर देगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई गुड्स डिफेक्टिव निकल गए या सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो एक रिटर्न की सिचुएशन अराइज हो जाती है। ठीक, तो अगर आपने क्या होगा, किसी से खरीदा गुड्स और वो डिफेक्टिव निकल गया तो आप क्या करोगे? परचेज रिटर्न करोगे, आपने जो खरीदा था उसको आप वापस कर रहे हो। ठीक, और अगर आपने बेचा और भाई कस्टमर नहीं सेटिस्फाइड है, डिफेक्टिव निकल गया गुड्स, तो आपका वो क्या हो जाएगा? आपके लिए वो सेल्स रिटर्न्स हो जाएगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, और सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। कैसे याद रखोगे आप, ये भी मैं बता दे रही हूँ। परचेज रिटर्न, भाई जो हमने खरीदा था अब वो हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो इसलिए ये रिटर्न आउटवर्ड है। और जो हमने बेचा था वो डिफेक्टिव निकल गया, वो वापस इन बिजनेस में वापस आ रहा है, इसलिए इसको हम रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये इनके दूसरे नाम है जिनसे आप इनको याद रख सकते हैं। तो परचेज रिटर्न भी हो सकता है और सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। ठीक, उसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम कंसीडर करेंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगी
असेट्स के बारे में। किसके बारे में बताना चाहूँगी? नेक्स्ट जो टॉपिक मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ चैम्स, हम ले रहे हैं नेक्स्ट अपना असेट्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। ओके, अगर हम नॉर्मल भाषा में समझे कि भाई असेट होती क्या है, कोई भी चीज़ जो बिजनेस के पोजीशन में है, ठीक, या जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जो भी बिजनेस की के पास पोजीशन में है, जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो कोई भी वैल्यूबल चीज़ है, कोई भी वैल्यूबल रिसोर्स है बिजनेस के पास, ठीक है, वो सभी क्या कहलाएंगी? वो बिजनेस की असेट कहलाएंगी। असेट को हम हिंदी में संपत्ति भी कहते हैं। चाम्स क्या बोलते हैं? संपत्ति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? संपत्ति। बोलते हैं ना कि अरे अंबानी के पास इतनी संपत्ति है ना, रतन टाटा के पास इतनी संपत्ति है, तो वो क्या है? संपत्ति का मतलब क्या है? असेट्स ही होता है। क्या होता है? असेट्स। टेक्निकली बिजनेस की भाषा में उसको हम असेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो भाई आपके पोजीशन में, आपके पास प्रॉपर्टी जो है, आपके पास जो भी वैल्यूबल रिसोर्सेज हैं, वो सब क्या माने जाते हैं? वो आपकी असेट माने जाते हैं, ठीक। अगर हम बात करें असेट्स की, तो बेसिकली आपके जो टाइप्स हैं असेट्स के चांस, वो हैं आपके दो। एक तो होता है आपका नॉन करेंट असेट्स, ठीक है, और दूसरा होता है आपका करेंट असेट्स। दूसरा होता है करेंट असेट्स, ठीक। नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स। अब ये नॉन करेंट असेट्स क्या होते हैं? भाई ये जो नॉन करेंट असेट्स होते हैं चांस, ये नॉन करेंट असेट्स वो मतलब असेट्स एक तरह से बोलेंगे जो आपके प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाए, जो आपके प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, वो आपके वो जो असेट्स होते हैं वो आपके नॉन करेंट असेट्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है, और आप उनको रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदते हो, ठीक है। वो आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए खरीदते हो कि भाई आप अपने बिजनेस ऑपरेशन को स्मूथली रन कर सको, इसलिए आप वो नॉन करेंट असेट्स खरीदते हो। उनको आप रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदते हो, और उनको खरीदने से आपके प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ठीक। तो ये जो सारी असेट्स होती हैं, एक तरह से कहा जाए ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। चांस क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि आपका हो गया लैंड। भाई लैंड आपने खरीद लिया, आपने बिजनेस रन करने के लिए लैंड खरीदी है, या आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है तो बिजनेस रन करने के लिए खरीदी है, उसको वापस बेचने के लिए नहीं खरीदी है, ठीक है। आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए ली है, ठीक है, उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फर्नीचर आपने खरीदा है, आपने एक बढ़िया सा सोफा लगा दिया अपने बिजनेस शॉप में, तो वो किस लिए? कि भाई कस्टमर आसानी से आए और आराम से शोरूम में बैठकर आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके, ठीक है। तो कस्टमर के कंफर्टेबल कंफर्ट जोन को इम्प्रूव करने के लिए आपने लिया है। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स किसके? नॉन करेंट असेट्स के। तो नॉन करेंट असेट्स वो असेट्स हैं जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं होती हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करती हैं। फिर उसी जगह अगर हम करेंट असेट्स की बात करें, तो जो करेंट असेट्स होती हैं वो दीज करेंट असेट्स आर मेंट फॉर सेल ओनली। भाई ये ऐसी असेट होती है जिनको हमें बेचना ही होता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये रहती है बेचना भी होता है और इनका जो कन्वर्जन होना चाहिए, कन्वर्जन किसमें? इनटू कैश, वो हमारा विद इन 1 ईयर हो जाना चाहिए। भाई ये ऐसी एसेट होती हैं जिनको हमें 1 साल के अंदर अंदर कैश में क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है। कैश में विद इन 1 ईयर किस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए? कैश में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो कई बार इनको हम एक्टिव असेट्स के नाम से भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? एक्टिव असेट्स के नाम से जानते हैं। करेंट असेट्स को हम एक्टिव असेट्स भी बोलते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे आपका हो गया स्टॉक, ठीक है, जैसे आपका हो गया कैश इन हैंड, जो आपके पास खुद का अपने आप हाथ में पैसा है, या आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है, बैंक बैलेंस है आपका, ठीक है, या आपके डेटर्स हैं, भाई आपने अगर उनको उधार माल बेचा हुआ है तो वो आपको 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने में पेमेंट दे ही देंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए चांस? करेंट असेट्स के हो गए। तो आई होप आपको बेसिक टाइप्स ऑफ असेट्स क्लियर हो गए होंगे। एक होता है नॉन करेंट असेट्स और दूसरा होता है आपका करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स रीसेल पर्पस के लिए नहीं होते, ठीक है, और वो आपके बिजनेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। और करेंट असेट्स होते हैं जो सेल पर्पस के लिए होते हैं। और एक कंडीशन और होती है कि उनको हमें कैश में कन्वर्ट कराना होता है विद इन 1 ईयर ओनली, ठीक है, विद इन 1 ईयर हमें कराना होता है।
फिर चांस नॉन करेंट असेट्स का फर्दर बाइफर्केशन है, वो हम डिस्कस करेंगे। क्या है नॉन करेंट असेट्स का फर्दर बाइफर्केशन, उसको हम देखते हैं। जो आपकी नॉन करेंट असेट्स है चांस, नॉन करेंट असेट्स हैं जो, वो आपकी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, टैंजिबल नॉन करेंट असेट्स और एक हो जाएगा आपका इनटैंजिबल नॉन करेंट असेट्स। ठीक है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। अगर हम टैंजिबल करेंट नॉन करेंट असेट्स की बात करें तो टैंजिबल वो हैं जिनको आप देख सकते हो और जिनको आप टच कर सकते हो। ठीक है, जिनको आप देख सकते हो और जिनको आप टच कर सकते हो। ठीक है, मतलब इनका एक तरीके से देखा जाए तो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, वो होती हैं आपकी टैंजिबल असेट्स। जैसे कि मोटर व्हीकल हो गया, आपने क्या कर रखा है, आपने कोई मोटर व्हीकल खरीद रखा है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, या आपने कंप्यूटर खरीद रखा है एंट्रीज करने के लिए, ठीक है, या आपने कोई मशीनरी खरीद रखी है जिसको आप देख भी पा रहे हो और जिसको आप टच भी कर पा रहे हो। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर फिक्चर्स है, ठीक है, मोटर व्हीकल है, ये सारे एग्जांपल्स आपके टैंजिबल नॉन करेंट असेट्स के हैं। और इनटैंजिबल नॉन करेंट असेट्स टर्म्स वो होती है ना ही उसको आप देख सकते हो और ना ही आप टच कर सकते हो। यू कैन नॉट इवन सी दोज असेट्स, और उसको आप टच भी नहीं कर सकते हो और उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, आप उसको ना टच कर सकते हो ना ही देख सकते हो। तो ये कैसी असेट्स होती हैं भाई? ये हो गई जैसे कि आपकी गुडविल, आपके बिजनेस का गुड नेम, आपके बिजनेस की रेप्यूटेशन, आपका कोई पेटेंट है या कोई कॉपीराइट है। ठीक है, ये सब आपके एग्जांपल्स। कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, वो भी आपका किस में आ जाएगा? इनटैंजिबल नॉन करेंट असेट्स में आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत सस्ते नहीं होते सॉफ्टवेयर्स, बहुत महंगे महंगे होते हैं। तो ये किस टाइप की असेट्स हैं? आपकी नॉन करेंट असेट्स हैं। ठीक है, नॉन करेंट असेट्स आपकी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक हो गई टैंजिबल नॉन करेंट असेट और दूसरी हो गई इनटैंजिबल नॉन करेंट असेट। ओके, तो चांस मैं एक और टाइप ऑफ असेट यहाँ पर लेना चाहूंगी करंट और नॉन करंट के अलावा। एक होती है आपकी फिक्टिशियस असेट्स। कई बच्चों को डाउट होता है भाई ये फिक्टिशियस असेट्स होती क्या है। ठीक है, तो आपको मैं क्लियर करूंगी कि ये फिक्टिशियस असेट्स क्या होती है। इनको हम नॉमिनल असेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वो असेट्स होती हैं विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश, विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश। इनको हम कैश में रियलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इन असेट से हमें फर्दर कोई बेनिफिट्स भी नहीं मिलने वाले। इन असेट से हमें कोई फर्दर बेनिफिट्स भी नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो ये असेट्स होती क्या है? एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, तो जैसे हो गया डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपका डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो हो रहा है तो ये किस टाइप की असेट है आपकी? ये आपकी फिक्टिशियस असेट्स है। ठीक है, या कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस था आपका जो अभी राइट ऑफ नहीं हुआ है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस था, ठीक है, विच इज नॉट येट रिटन ऑफ, विच इज नॉट येट रिटन ऑफ, अभी वो राइट ऑफ नहीं हुआ है। तो इस तरह के एग्जांपल्स क्या होते हैं? आपके फिक्टिशियस असेट्स के होते हैं। और चांस याद रखिएगा, ये जो फिक्टिशियस असेट्स होती हैं, जैसे ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए, ये आपकी बैलेंस शीट में हमेशा असेट साइड ही दिखाए जाते हैं। होती ये फिक्टिशियस असेट है, इनको हम कैश में नहीं रियलाइज करवा सकते, इनसे हमें कोई फर्दर बेनिफिट्स भी नहीं मिलने वाला होता है, लेकिन एज अ रूल इनको हम बैलेंस शीट की असेट साइड ही शो करते हैं। ओके, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे हम क्या करते रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस को हम धीरे धीरे लाइबिलिटीज की बात करेंगे। ये लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज जो होती हैं वो बिजनेस की एक तरह से क्या है, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी बोलेंगे, या एक तरह का बोझ है, एक तरह का बोझ है बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि भाई अगर हम जिम्मेदारी की बात करें तो अब क्या है, पेरेंट्स को क्या करना होता है, अपने बच्चों को
उनके करियर पे सेट करना उनकी क्या होती है, एक तरह की जिम्मेदारी होती है ना। जनरली बेटियों के केस में कहते हैं जब तक वो अपने घर ना पहुंच जाएं तब तक वो हमारी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरह की जिम्मेदारी है। तो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। आपका एक तरह का डेट है, आपने कोई उधार ले रखा है वो आपको चुकाना है, कोई लोन ले रखा है मान लीजिए आपने, ठीक है, कोई लोन ले रखा है बैंक से वो आपको वापस करना है, तो वो आपकी एक तरह की क्या है, लाइबिलिटी है। इसको टेक्निकली हम क्या बोलेंगे, हम लाइबिलिटी बोलेंगे, ठीक है, लाइबिलिटी बोल दीजिए या लाइबिलिटीज बोल दीजिए, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी एक तरह करे मतलब कोई भी पैसा या कोई भी लोन हमने जो बिजनेस के किसी बाहरी इंसान से लिया है, बिजनेस के से रिलेटेड कोई नहीं है, किसी बाहरी इंसान से जो चीज़ हमने ली है वो क्या कहलाती है, लाइबिलिटीज कहलाती है, ठीक है। अगर हम लाइबिलिटीज़ की भी बात करें तो दो तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं आपकी चैम्प्स। एक होती है आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, आपको पता होना चाहिए, एक होती है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और एक होती हैं आपकी करेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है चैम्प्स। ये दो तरह की लाइबिलिटीज़ हैं, नॉन करेंट और एक है आपका करेंट लाइबिलिटीज़। ये जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं इनका जो पेमेंट पीरियड होता है वो जनरली लॉन्ग होता है, और जो करेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं इनका जो पेमेंट पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है, ठीक। लॉन्ग का अगर हम बात करें तो लॉन्ग का मतलब है ये जनरली आपका मोर देन 1 ईयर होता है, कि भैया आपको 1 साल के अंदर नहीं चुकाना है इसका पेमेंट, आप 1 साल से ऊपर ही होगा, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल जैसे होम लोन वगैरह होता है। तो ये क्या है आपकी एक तरह की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। नॉन करेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया, एक तरह लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट आपको मतलब मोर देन 1 ईयर में करना है, ठीक है। जैसे कि आपने किसी से बैंक से किसी से लोन ले रखा है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है, तो ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के एग्जांपल्स हैं, ठीक। अब जो करेंट लाइबिलिटीज़ है जैसे मैंने आपको बताया इनका पेमेंट पीरियड शॉर्ट होता है, तो वो शॉर्ट पीरियड होता कितना है कि ये जो करेंट लाइबिलिटीज़ हैं दैट शुड बी पेड यू नो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर इनका पेमेंट हो जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए 1 साल के अंदर इनका आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। जैसे आपके क्रेडिटर्स, जैसे कोई आपका आउटस्टैंडिंग बिल्स है, आपका कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, उसका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर अंदर ही करना होगा, ठीक है। कोई आपका बिल पेबल है, बिल्स पेबल, ये सब एग्जाम्पल आपके हैं करेंट लाइबिलिटीज़ के, ओके। तो चांस आपको पता होना चाहिए, लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है बिजनेस की जिम्मेदारियां। वो दो तरह की हो सकती हैं भाई, नॉन करेंट हो सकती हैं और करेंट हो सकती है। नॉन करेंट वो है जिनका पेमेंट आप आराम से कर सकते हो, 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड आपको मिलेगा पेमेंट करने का। और करेंट क्या है, जो आपको भाई शॉर्ट ड्यूरेशन में पे करनी है, जल्दी से जल्दी उसका आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो वो हो गई आपकी करेंट लाइबिलिटीज़, ओके। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए, बैंक लोन नॉन करेंट लाइबिलिटी का एग्जाम्पल है और क्रेडिटर्स आपका करेंट लाइबिलिटी का एग्जाम्पल है। सो थैंक यू चैम्प्स, आई थिंक बेसिक्स में इतना मैंने कवर किया। एक लेक्चर और मैं बनाऊंगी बेसिक्स के ऊपर, सो वेट फॉर दैट लेक्चर। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।